Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the very important chapter regarding British democratic politics and how the Industrial Revolution impacted the overall politics of the Britain, and as well as how Britain democratic politics inspired several reform in several countries. That is why we are studying in a very different way. क्योंकि American Revolution, French Revolution, it was a revolution. It was not a reform thing. It was a revolution. तो ब्रिटिश ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हो चुका था, पार्लियामेंट ऑलरेडी थे. दैट इज वाई वहां पर जो रेवोल्यूशन नहीं आया एक बार भी, वहां पर रिफॉर्म आया. तो रिफॉर्म का प्रोसेस कैसे है, ग्रेजुअल ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसको पढ़ेंगे. ताकि जो ब्रिटेन में जो रिफॉर्म आया विद रिगार्ड टू फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा है आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को. दैट इज वी आर टेकिंग डिफरेंट. तो अमेरिकन हो गया, फ्रेंच हो गया. नाउ वी विल डिस्कस ब्रिटेन. तो बैकग्राउंड है इसका. पहली बात है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ बैकग्राउंड ऑफ दिस ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वी हैव डिस्कस कि उसमें दो फेज था. फर्स्ट फेज जिसमें ब्रिटेन के अंदर में देयर वाज अ इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज इनलाइटमेंट आइडियाज के बाद में जो फ्री स्पिरिट, फ्री कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एज वेल एज लार्जेस्ट फेयर इकोनॉमिक को प्रमोट किया गया था, जिसमें देयर वाज अ सोशल अपहीवल रिगार्डिंग द taxation, regarding the reduction of the privileges of the church and the nobles etc. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर में चर्निंग आउट हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया चेंज हो रहा था, प्रॉपर्टी का वर्डिक डेफिनेशन चेंज हो रहा था, इवन फ्रेंचाइज है वो भी चेंज हो रहा था, इन इक्वालिटी बढ़ रहा था. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज इन ब्रिटेन. तो वे सिर्फ ब्रिटेन का बात करेंगे यहाँ पर. उसके बाद फिर बात करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इन सेवरल कंट्रीज. तो वहां पर जब चर्निंग था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो वी हैव डिस्कस की वर्किंग क्लास, लेबर क्लास एज वेल एज पेजेंट क्लास, उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, इवन विमेन चिल्ड्रन पर इम्पैक्ट क्या था. तो ये बैकग्राउंड है 1780s, जिसमें वी हैव डिस्कस 1774 में अमेरिकन रेवोल्यूशन, 89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो उसी पीरियड के अंदर में देयर वर सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इन ब्रिटेन. उस फेज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है. वहां पर पहले क्यों नहीं आते, क्योंकि वहां पर रेवोल्यूशन हो रहा था. उसके बाद 1830s 20 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हर जगह जाता है. फ्रांस में जाता है आफ्टर द नेपोलियन. उसके बाद फिर सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर में यूएस, जर्मनी इंटीग्रेट होता है धीरे धीरे 1830 से. तो वहां पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है. इटली भी इंटीग्रेट होता है, यूनिफाई होता है, वहां भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है. तो ये बैकग्राउंड है पूरा. तो ब्रिटेन के अंदर में देयर वाज सेवरल काइंड ऑफ इशू, हाई इनइक्वालिटी एंड एपैथेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज दे वर फोकसिंग ऑन labor, they are focusing on high effectivity or efficiency of the labors rather than लेबर प्रोडक्टिविटी. तो हम लोग पुअर लॉ का बात करते हैं 1834 में, जिसमें वो स्टार्ट कर रहे थे कि एक वर्किंग हाउस बनाएंगे जिसमें जो लोग रहेंगे वो इंडस्ट्री के जस्ट बगल में रहेंगे, जिसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं. आज का जो कॉन्टेक्स्ट फ्लैट हो गया, फ्लैट सिस्टम, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्किंग क्लास. क्योंकि पहले लोग रहते थे अलग अलग क्वार्टर्स में रहते थे, लेकिन फ्लैट सिस्टम वर्किंग क्लास के लिए लाया गया था. तो पुअर लॉ के अंदर में स्टैब्लिश किया गया था पूरा सिस्टम, ताकि वहां से नीचे उतरे, एक वर्क करने जाए, रात को वापस आए, 12 घंटा 14 घंटा का शिफ्ट रहेगा, विमेन चिल्ड्रन सब कोई वहां काम कर सकते हैं. तो कॉम्बिनेशन एक्ट, जिसमें 1799 में इट मेड द ट्रेड यूनियन इलीगल. आप अपना जो वॉइस है वो आप अपना स्टैंड नहीं रख सकते, यू कैन नॉट टॉक अबाउट लेबर राइट्स एक्सेट्रा. तो ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था विथ रिगार्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देयर स्टार्क डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर क्लास उसमें आ रहा था. फर्दर जो कॉम्बिनेशन एक्ट था, स्लोली व्हेन देयर वाज अ इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग द मासेस, जिसमें आता है न्यूज़पेपर, आता है मीडिया, आता है पैम्फलेट, आता है, तो स्लोली जो यूनियन है वो स्टार्ट होता है. व्हेन दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर रिफॉर्म, दे वर डिमांडिंग कि लेबर राइट्स होना चाहिए, विमेन एंड चाइल्ड को एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में काम करना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल का बात करना स्टार्ट करते हैं. तो कॉम्बिनेशन एक्ट जो 1799 में, जिसने ब्रिटेन के अंदर में इलीगल घोषित किया था यूनियन को, वो सेम 1825 में उन्होंने बात किया कि देयर कैन बी अ फॉर्मेशन ऑफ यूनियन लिमिटेड टू द
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विद इन द स्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर। तो स्लोली ये बैकग्राउंड हो गया। दूसरा बैकग्राउंड है विथ रिगार्डिंग टू की डायनेमिक्स, जो वर्किंग क्लास है दे आर इंक्रीजिंग, उनका पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उनका वोटिंग राइट्स नहीं है, उनका कोई डिमांड सुन नहीं रहा है। लेकिन जो स्टैब्लिश पार्लियामेंट सिस्टम है उसके अंदर में ऑलरेडी देयर इज अ प्रिविलेज, किसको मिला है? चर्च के रिप्रेजेंटेटिव को मिला है, नोबल्स एरिस्टोक्रेटिक को मिला है। अब धीरे धीरे मिडिल क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास भी चाह रहे हैं कि उनको ही मिलना चाहिए, उनको तब तक नहीं मिला, वो भी डिमांड कर रहे हैं। स्क्यू डायनेमिक्स, मिडिल क्लास जो राइज हो रहे हैं दे आर इन्फ्लुएंसिंग द ओवरऑल पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन मिडिल क्लास के अकॉर्डिंगली लॉ बना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग क्लास है दे आर दे आर हैविंग अ कॉन्शियसनेस कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। ये क्वेश्चन। दूसरा उठता है कि वोटिंग राइट्स इट इज स्टिल लिमिटेड, विमेन को वोटिंग राइट्स उस समय तक नहीं है। पुअर क्लास, मिडिल क्लास को भी उस समय तक तो नहीं आया है, मिडिल क्लास को भी नहीं मिला है, इंडस्ट्रियल क्लास को भी मिला है, वर्किंग क्लास को भी नहीं है, बाकी सब हो गया। तो देयर वाज अ पुअर वर्किंग कंडीशन जिसमें महिला और चाइल्ड से भी 14 आवर्स काम कराया जाता है इन वेरी हजार्डियस रीजन, जहां पर केमिकल फैक्ट्री हो गया या फिर कोल फैक्ट्री हो गया, उसमें बच्चे से भी काम कराया जा रहा है, तो कोई रेगुलेशन ही नहीं। दूसरा, व्हेन दे वर डिमांडिंग कि हायर वेजेस मिलना चाहिए, वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, तो यूनियन को भी अबॉलिश किया जाता है, यूनियन को भी इलीगल घोषित किया जाता है 1799 में। तो ये बोल सकते हैं कि देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन, देयर वाज अ नेगेटिव स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग द वर्किंग क्लास, पुअर क्लास। तो ये बैकग्राउंड है ओवरऑल ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक का। तो स्लोली जब अवेयरनेस बढ़ता है तो दे विल ऑब्वियसली डिमांड कि जो स्टैब्लिश सिस्टम है, क्योंकि उस समय तक अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका है, उस समय तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, तो अचानक से आइडियाज तो परकुलेट करेगा ही, हर जगह ट्रांसफर होगा आइडिया। जब हम लोग बात करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन और बाकी लोग का आइडियाज वो पेरिस में भी आते हैं, वहां लोग से मिलते भी है, तो आइडियाज परकुलेट करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन फिर होता है। तो बेसिकली वो आइडियाज कहीं ना कहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वेंटिंग आउट प्रोसीजर है, पार्लियामेंट सिस्टम है, जो बाकी जगह नहीं था, रशिया के अंदर नहीं था, इसलिए रेवोल्यूशन वहां पर भी आया। चाइना में नहीं था इसलिए रेवोल्यूशन वहां पर था, इसलिए चाइनीज रेवोल्यूशन बात करते हैं, रशियन बात करते हैं। लेकिन हम लोग कभी ब्रिटिश रेवोल्यूशन बात नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश में रिफॉर्म आता है, ग्रेजुअलिज्म होता है, स्लो रिफॉर्म आता है, तो वही स्लो रिफॉर्म का बात करें। तो उसमें वो डिमांड करते हैं, क्या डिमांड करें? पहले बात है लेबर राइट्स का डिमांड करें। वो बोलेंगे कि दे विल नीड मोर एंड मोर ऑफ अ राइट, मिनिमम वेजेस होना चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, और जो भी स्टैब्लिश एरिया हो गया, फॉर एग्जांपल काउंटी एंड बोरो, जैसे आज के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटी हो गया, उसके अंदर में जो प्रिविलेजेस है बाय द एग्जिस्टिंग सेक्शन उसको हटना चाहिए और एडल्ट फ्रेंचाइज आना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए वोट का, उस समय तक नहीं आया। तो दे विल डिमांड मोर। तो यही पार्लियामेंट रिफॉर्म स्टार्ट होता है जो 1820 से, वही आगे चलता है जो हम लोग 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और आज मॉडर्न जो जस्टिस बात करते हैं, इकोनॉमिक जैसे आर्टिकल 21 लिबर्टी, सब उसी से कनेक्टेड है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से। तो 1820s में थिंकिंग क्या है? लिबरलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल जीएस मिल, उनका कॉन्सेप्ट है, पहले क्या था कि नेगेटिव लिबरलिज्म का बात हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल एडम स्मिथ बात करते हैं कि लार्जेस्ट फेयर टेक्निक होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इनटू द बिजनेसेस, और एक तरह का जो प्राइवेट वाइस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो खुद का प्रॉफिट है, इट लीड्स टू पब्लिक वर्च्यू, सोसाइटी का बेनिफिट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि मर्केंटिलिज्म के खिलाफ, आपको सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बिजनेस करने के लिए। लेकिन स्लोली 1820s तक जब दिखना लगता है कि फर्स्ट रेवोल्यूशन का इंपैक्ट दिखता है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सोसाइटी के अंदर में, तो कहीं ना कहीं देयर इज डिमांड ऑन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू द सोशल एस्पेक्ट। दैट इज व्हाई जीएस मिल उस समय जब रहते हैं तो उस समय वो डिमांड करते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है जिसमें गवर्नमेंट can intervene if they are increasing the liberty of all. For example, individual liberty cannot exist with the collective liberty. सबका जो इंडिविजुअल राइट्स है, लिबर्टी है, वो एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब सबका अपना ड्यूटी निभाएंगे। दैट इज वाई, तो वो पॉलिटिकल लिबर्टी हुआ तो कौन इन्फोर्स करेगा? वो सरकार नहीं, स्टेट इन्फोर्स करेंगे। दैट इज वाई 1830s में आते आते देयर वाज अ सस्टेन्ड कोलैबोरेशन विद इन द सेवरल नेशनलिस्ट अक्रॉस द यूरोप, जिसमें ग्रीक रेवोल्यूशन होता है 20s में। हम लोग जब यूरोपियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे 30 से 40 का, तब इसको भी ले लेंगे। उसके बाद फिर 30 या 48 के अंदर में अलग अलग जगह पर क्राइसिस आता है जिसमें दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स विद इन द स्पेसिफिक कंट्री। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में होता है 48 में, 30s में अलग अलग जगह में होता है, 1820s में ग्रीस में होता है। तो ये भी इंस्पायर करता है मिडिल एंड वर्किंग क्लास जो ब्रिटेन के अंदर में होता है, तो डिमांड करते हैं कि
तब वो डिमांड जो है रिगार्डिंग द राइट्स, रिगार्डिंग द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, वो एक्सेप्ट होता है, इसीलिए बोलते हैं रिफॉर्म एक्ट 1832 का ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये पहली बार वो बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो वोट कर सकते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो कहने के जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो बढ़ गया है, लिमिटेड आज भी है, आज भी वर्किंग क्लास में नहीं है, विमेन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी वाले में भी को वोट दे सकते हैं। तो पहला वो हो गया। दूसरा, प्रोटेस्टेंट और वर्किंग क्लास आज भी आउटसाइड है, कैथलिक खाली वोट दे सकते हैं, प्रोटेस्टेंट नहीं कर सकते, वर्किंग क्लास अभी वोट नहीं दे सकते। प्लस वोटिंग राइट जो है मिडिल क्लास को मिलना स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, बिजनेस क्लास, उनको मिलना स्टार्ट होता है वोटिंग राइट्स। किसको वोट अभी तक नहीं रहता है? वर्किंग क्लास, पुअर और प्रोटेस्टेंट और विमेन, ये चार को नहीं रहता है अभी तक वोट। तो कहीं ना कहीं जो रिफॉर्म एक्ट है इट वॉज लिमिटेड, इट वॉज क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्रियल क्लास लॉबी। दैट इज वाई इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जो अभी जो एक्ट है 1832 इट इज अ बोर्जुआ एक्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लास सपोर्ट किया, वर्किंग क्लास से बात ही नहीं हो रहा अभी तक। डिमांड तो वर्किंग क्लास का था यहाँ पर पूरा का पूरा, लेकिन सपोर्ट भी इंडस्ट्रियल क्लास का अभी भी हुआ है। तो और दूसरा एक और हुआ कि जो मिडिल क्लास जब राइज होते हैं तो देर इज अ न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर, लैंकनशायर, लंदन, न्यू लंदन, ग्रेटर लंदन, और नया टाउन स्टैब्लिश हो रहा है। लंदन बिकेम द फाइनेंशियल कैपिटल, वन ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द एम्स्टर्डम। तो बैंकिंग क्लास, लॉयर्स, अलग अलग लोग वहां पर आ रहे हैं। तो वहां पर बेसिकली जॉब है व्हाइट कॉलर में ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द ब्लू कॉलर जॉब। तो बोल सकते हैं कि जो न्यू कैपिटलिस्ट सिटीज राइज हो रहे हैं तो उनका डोमिनेशन बढ़ते जा रहा है जो एग्जिस्टिंग सिटीज था। फॉर एग्जांपल इंडिया के हिसाब से बात करें तो अजमेर का ऑरा अलग था एक समय, और आज ऑरा अलग है, आज दिल्ली का ऑरा है। उस समय जो फतेहपुर सिकरी और आसपास में था उसका ऑरा अलग था। तो वैसे ही इंडस्ट्रियल क्लास न्यू जब राइज करेंगे तो ऑब्वियस बात है एग्जिस्टिंग जो क्लास होंगे, फॉर एग्जाम्पल बोरो, नोबल्स और नाबोब, नाबोब वो हैं कंपनी ऑफिशियल दोज हु हैव रिटर्न फ्रॉम इंडिया, they are very rich, they have a huge amount of extraction of wealth from the India। वो एक तरह से लैंडलॉर्ड जैसा बिहेव करते थे ब्रिटिश के अंदर में, वो पावर पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस करते थे इलेक्शन के अंदर में। वो जो भी लोग जाते थे रिप्रेजेंटेशन के साथ में उसको सपोर्ट करते, लॉबी करते थे। तो नोबो और बोरो, बोरो हो गया नोबल एरिस्टोक्रेटिक क्लास, तो दोनों का पावर कहीं ना कहीं कम हुआ और मिडिल क्लास का पावर बढ़ा इसमें रिफॉर्म एक्ट 1832 से। तो ये एक फीचर हो गया। तो इसमें वही कि इट रिमूव द सीट फ्रॉम द रॉटन बरो। फॉर एग्जाम्पल इसका है कि कोई पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी है, लोग कम है लेकिन प्रिविलेजेस इतना ज्यादा उसके पास है कि वो उतने ही सीट भेज रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में, लेकिन पावर कम है। तो रोटन बरो कहलाता है कि उसका एग्जिस्टेंस कम हो गया, पावर कम हो चुका है, लेकिन आज भी सीट उतना ही भेज रहा है, इसलिए इसको रोटन बरो बोलते हैं। क्योंकि आज भी उनके पास प्रिविलेज पहले ऐसा है, नोबल जैसा है, एरिस्टोक्रेटिक जैसा है, नवाब जैसा है। तो मिडिल क्लास डिमांड करते हैं कि न्यू एडल्ट फ्रेंचाइज आना चाहिए जिसमें डीलिमिटेशन होना चाहिए हर एक सिटी का, काउंटीज का, बाकी जगह, ताकि सबको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। क्योंकि धीरे धीरे जो नई सिटीज है वो राइज कर रहे हैं। दूसरा, वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम पहली बार आता है और उसी से रिलेटेड स्पेशल कोर्ट आता है जो डिसाइड करते हैं क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए रिगार्डिंग द इलेक्शन, कौन वोट दे सकते हैं, कौन अधिकार है जिनको किसी पास नहीं है। दूसरा कि ट्रांसफर द सॉवरेनिटी फ्रॉम द एरिस्टोक्रेट टू मिडिल क्लासेस। तो ये 1832 पहला एक रिफॉर्म एक्ट है जिसमें एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे वो कहीं ना कहीं उनका पावर कम हो गया। इंडिया में बोला जाए तो इंडिया में बोल सकते हैं 1947 के बाद से एरिस्टोक्रेसी का पावर कम हो गया और टोटली रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। तो यहाँ पर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है पावर। फिर उसके बाद जब क्रिटिसिज्म होता है 1832 के ऊपर में तो स्लोली अलग अलग एक्ट पास होता है। जब 35 आता है, 36 आता है, जिसमें स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज लाया जाता है, जिसमें पोलिंग प्लेसेस बढ़ाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में और पोलिंग को एक दिन किया जाता है। तो स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस है। फिर बड़ा जो इंक्रीमेंटल चेंज आता है, जो बड़ा चेंज आता है वो 1867 में आता है। तो ये दो एक्ट इंपॉर्टेंट, 32 एंड 67। 32 में बेसिक फीचर हो गया कि इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल क्लास, उनका पावर हुआ। अभी भी जो वर्किंग क्लास है उनको अभी तक भी राइट्स उतना नहीं मिला। तो पावर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक डिक्रीज, मिडिल क्लास इंक्रीज्ड। उसके बाद फिर दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर, वर्किंग क्लास दे वर डिमांडिंग कि और ज्यादा होना चाहिए। उस समय 60s में अगर बोला जाए तो 60s में ही डास कैपिटल और बाकी सब आता है। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो भी उस समय आ रहा है 60s में, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आता है और डास कैपिटल भी आता है 60s में। तो इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो स्लोली ब्रिटिश सरकार को भी लगता है कि अगर वर्किंग क्लास के पास पावर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दैट इज वाई वेंटिंग आउट ऑप्शन करने के लिए वो एक रिफॉर्म फिर लेकर आते हैं 1867 का, जिसमें वर्किंग क्लास को
नहीं मिलता है, अभी भी राइट नहीं मिलता है, लेकिन उनको एक 64 में क्या मिलता है कि आपको स्मॉल लेबर यूनियन आप फॉर्मेट कर सकते हैं। और सिमिलरली आपका जो वर्किंग क्लास का जो बेसिक प्रॉपर्टी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको वोट मिलेगा, अधिकार मिलेगा। करप्ट बोरो है, बोरो मतलब कि जो एग्जिस्टिंग जो काउंटी था जिसके अंदर में सीट डिवीजन मैकेनिज्म था, जिसके अंदर में सीट एक तरह से पॉपुलेशन कम था लेकिन उनका प्रिविलेज बहुत ज्यादा था उस समय भी, उसको हटा दिया जा रहा है। ब्राइबरी को अबॉलिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम होगा, एक कोर्ट बनाया जा रहा है। तो बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म का बात हो रहा है यहाँ पर, पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में। अभी तक विमेन फ्रेंचाइज नहीं मिला है, विमेन फ्रेंचाइज मिलता है 1928 में पूरा। यूएस में 1920 से मिलता है और यूके में 1928 में मिलता है। तो एक एग्जाम्पल आ गया इसमें। तो और भी क्या है, अब बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्मिस्ट क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि पहली बात है कम्युनिस्ट और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, प्लस यूरोप के अंदर में रेवोल्यूशन आता है 48 में 30s में, जो हम लोग अगला बात करेंगे। तो उसके कारण भी इन्फ्लुएंस आता है, पहला बात है। तीसरा कि जो सोसाइटी के अंदर में चेंजेस आ रहा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मिडिल क्लास का राइज हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहे हैं, तो वर्किंग क्लास डिमांड कर रहे हैं मोर एंड मोर। यूनाइज अब लीगल हो चुका है, यहां से 1825 का कॉम्बिनेशन एक्ट से यूनियन बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनियन का पावर बढ़ते जाएगा। जब यूनियन का पावर बढ़ेगा तो दे विल डिमांड मोर एंड मोर राइट्स। दैट इज वाई चार्टिस्ट मूवमेंट लीड लेता है, विच लेड टू द 1867 एक्ट। अब चार्टिस्ट मूवमेंट में कौन लोग होते हैं, तो अब हम लोग जब बात करेंगे तो अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे चार्टिस्ट मूवमेंट में। क्यों, क्योंकि आज का जो कंजर्वेटिव और जो लेबर मूवमेंट है, दो पार्टी है यूके के अंदर में, उनका रूट्स जो है इसमें। तो पहली बार इसमें दो पार्टी थे, दो बेसिकली विंग ऑफ थॉट थे, एक टोरीज थे एक विग्स थे। टोरीज थे, दे वर सपोर्टिंग द ओल्ड सिस्टम, जो बोलेंगे ओल्ड ऑर्डर। न्यू ऑर्डर जो है विग्स सपोर्ट करेंगे। ओल्ड ऑर्डर में कौन आएंगे, ऑर्थोडॉक्स चर्च, कैथोलिक चर्च होंगे, एरिस्टोक्रेट होंगे, प्लस जो ओल्ड सिस्टम ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड प्रॉपर्टी राइट्स होगा वो सपोर्ट करेंगे। उसके बाद फिर एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, टोरीज हो गया। विग्स हो जाएंगे कि न्यू, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर में न्यू मिडिल क्लास राइज हो रहा है, बिजनेस क्लास राइज हो रहा है। नॉन एंग्लिशन चर्च मतलब कि जो प्रोटेस्टेंट चर्च है वो राइज हो रहा है, तो दे विल सपोर्ट दिस वन। तो जो टोरीज है वो कभी नहीं चाहेंगे ये रिफॉर्म एक्ट है, वो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। जो विग्स है वो बोलेंगे रिफॉर्म एक्ट है, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर अगर जो वर्किंग क्लास है उसमें अगर हम चेंजेस लेके आएंगे, कुछ ना कुछ रिफॉर्म लेके आएंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और उनका गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, और स्लोली जो मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वो कम होगा और हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तभी 1830 में चेंज होता है इंडिया में भी, चार्टर एक्ट आता है जिसमें मोनोपोली खत्म होता है ईआईसी का। और ये भी एक्ट जो है 1830 के समय का ही है धीरे धीरे। तो चार्टिस्ट मूवमेंट बढ़ते जा रहा था, दे वर डिमांडिंग कि मोनोपोली खत्म होना चाहिए। दूसरा कि इंडस्ट्रियल बेस को उनको प्रिविलेज ज्यादा मिलना चाहिए। तो देयर वाज अ न्यू चेंज इन सोसाइटल स्ट्रक्चर दैट वाज डोमिनेटेड बाय द इंडस्ट्रियल क्लास, क्योंकि पैसा आएगा उनके पास, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। तो 1832 के अंदर में रिफॉर्म लेके आते हैं जिसमें उन्होंने अबॉलिश किया स्लेवरी को भी, ये भी बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा, उन्होंने पहले का रिफॉर्म लेकर 32 के, जिससे पार्टी कल्चर इंप्रूव हुआ, जैसे यहाँ पर जो वोट दे सकते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन आ रहा है, स्पेशल कोड, बेसिकली इलेक्शन सिस्टम जो है ना वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म हो रहा है, वहां के अंदर इंस्टीट्यूशनल मेकिंग ऑफ द इलेक्शन सिस्टम हो रहा है। तो पार्टी सिस्टम जो मॉडर्न पार्टी सिस्टम का जो बात करते हो इसी समय है मॉडर्न पॉलिटिकल कल्चर, कि आप पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिलिबरेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं लीडर से। तो वो जो मॉडर्न सिस्टम है पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सब 32 के समय में आया, ब्रिटेन से ही इंस्पायर है। तो जो आज हम लोग आज लिखते हैं, तो विग्स, अब विग्स के अंदर भी अलग अलग थिंकर लोग थे, जैसे हम लोग पहले बात किए थे इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैकोबिन क्लब के अंदर अलग अलग थिंकर थे, वैसे ही विग्स के अंदर में थिंकर होंगे। एक पेलिड थे और रेडिकल थे। जो पेलिड थे दे वर फोकसिंग ऑन फ्री ट्रेडर, कि जो ईआईसी का जो मैंडेट है, जो उनको मोनोपोली मिला है विद रिगार्डिंग टू चाइना ट्रेड एंड इंडिया ट्रेड, वो खत्म होना चाहिए। हर जन को मिलना चाहिए कि आप हर कोई ट्रेड कर सकते हैं इंडिया और चाइना के साथ। तो मोनोपोली उसी समय खत्म होता है, 32 में होता है, 13 में होता है, 32 में होता है, 30 उसी के आसपास होता है, 33 में होता है, 1333 में होता है। दूसरा होता है रेडिकल, बात करते हैं रेडिकल, नाम ही रेडिकल है। तो विग ऑलरेडी लिबरल है, कंजर्वेटिव के टोरी, विग ऑलरेडी लिबरल है, उसके अंदर रेडिकल क्या होंगे, उसके अंदर रेडिकल बात करेंगे सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, रेडिकल लोग उस समय के हिसाब से रेडिकल लोग है। एडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिलना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ रॉटन बोरो, जो एग्जिस्टिंग बोरो था
छोटे मोटे जो काउंटीज थे जिनका पावर कम था लेकिन प्रिविलेज ज्यादा था, उसको उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा था इन द ओवरऑल पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उसको खत्म करना चाहिए और सबको डिलिमिटेशन की बात करना चाहिए हर एक काउंटीज का। एरिस्टोक्रेट के ऊपर टैक्सेशन होना चाहिए, पहले नोबल का टैक्सेशन नहीं लगता था। चर्च का लैंड उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो ये रेडिकल रिफॉर्म का बात कर रहे हैं, जो रेडिकल है। अब ये दोनों मिलकर एक लिबरल पार्टी बनाते हैं 1859 में। तो ये एक कंडीशन, लिबरल पार्टी बनता है। अब जो लिबरल पार्टी है 1859 का, वो बात करेगा दोनों दोनों आइडियाज को, वो बीच का आएगा क्योंकि वो तेरा दोनों का कॉम्बिनेशन आइडियाज है। वो बात करेगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, ब्रिटिश सॉवरेनिटी पार्लियामेंट का, और सिटीजन पार्टीशन का बात करेगा। तो कहीं ना लिबरल पार्टी जो होता है वन ऑफ द लीडर होता है विथ रिगार्डिंग टू सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। आज जो भी हम लोग बात करते हैं लिबरल पार्टी और बाकी लोग का ही इंस्पायर है एक तरह से। उसके बाद फिर क्या होता है, जो विग्स होते हैं, जो टोरी और विग्स हो गए। अब जो विग्स है और जो लिबरल पार्टी बनता है, लिबरल पार्टी और विग्स मिक्स हो जाता है 1912 तक आते आते। और एक तरह से विग्स और जो टोरीज है जो यहां से स्टार्ट हुए थे, विग्स एंड टोरी। टोरी बेसिकली कंजर्वेटिव ब्लॉक है, विग्स हो गए मॉडर्न लिबरल इंडस्ट्रियल क्लास ये सब, टोरीज हो गए कंजर्वेटिव क्लास एरिस्टोक्रेटिक वर्ग के हो गए। विग्स के अंदर में दो टाइप के हो गए, पीलिट एंड रेडिकल। दो लिबरल है लेकिन दोनों में कोई कम लिबरल है, कोई ज्यादा ही रेडिकल है। दोनों मिलकर के लिबरल पार्टी बने। अब जो लिबरल पार्टी है वो आपस से जो एग्जिस्टिंग टोरीज थे उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होकर के वो बन जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी, जो आज का कंजर्वेटिव पार्टी है 1834 वाला। तो ये एक इवोल्यूशन है कंजर्वेटिव पार्टी का। तो टोरीज कंजर्वेटिव पार्टी बनते हैं, उसके बाद विग्स भी जुड़ जाते हैं। तो आज जो कंजर्वेटिव पार्टी है दोनों है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ब्रिटिश से सुनक, ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जो लेकिन ऐसा हाँ हुआ क्यों? क्योंकि पहले तो ये दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट हम्म, थी, टोरी और विग्स की। फिर हम्म। ये दोनों फिर बाद में कैसे अमालगमेट हो गए? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया की बात करते हैं, मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं लेकिन दोनों फैक्शन है कांग्रेस की। तो वैसे हम्म, ही उनका जो अलग अलग आइडियोलॉजी था, उसमें पार्टी सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ था। पार्टी सिस्टम बाद में इवॉल्व हुआ है। लेकिन ये बात आइडियोलॉजी अलग बात कर रहे हो, प्रॉपर पार्टी सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ था। विक्स उसके सरकार बन रहे थे, किसी उसके बन रहे थे। लेकिन विक्स हमेशा चाह रहे थे रिफॉर्म एक्ट है, जो भी रिफॉर्म एक्ट है ना जनरली विक्स के अंदर सरकार के अंदर में है। टोरीज नहीं, टोरी क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो हमेशा ओल्ड सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। तो जब विक्स के अंदर में अलग अलग, विक्स के अंदर में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट है एक तरह से, विक्स के अंदर है। तो हम्म, आपस में होगा ना कि कोई लीडर का डेथ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अकोमोडेट करके, जैसे 1960 में लखनऊ पैक्ट हुआ, सबको ये जुड़ गया, वैसे ये भी जुड़ गया, लिबरल पार्टी बना लिए अलग से। अब ये जो लिबरल पार्टी है ये भी तो फिर अकोमोडेट कर सकते हैं ना दोनों का आइडिया धीरे धीरे। अभी एक साल का थोड़ी बात हो रहा है, 59 से लेकर बात हो रहा है 1911, मतलब 12, मतलब कि 70 साल बाद जुड़ा है। तो धीरे धीरे करके जो आइडियाज होगा वो जुड़ गया पूरा। ठीक। और फिर 90 तो कंजर्वेटिव पार्टी टोरीज बनाया खुद से पहले, विक्स का चल रहा था अपना, विक्स के अंदर में लिबरल पार्टी था। टोरीज अपना कंजर्वेटिव पार्टी बना चुके थे 34 में आकर के। लेकिन विक्स बाद में टोरी से मर्ज हो गए 1911 में, 12 में। ठीक है, ये समझना है। ठीक है। अब जो कंजर्वेटिव पार्टी जो 1912 वाला है ना, वही कंजर्वेटिव पार्टी आज का है बेसिकली। हम्म, जो हम लोग बात करते हैं ऋषि सुनक का, और जो लीजा स्ट्रॉस थी जो लगातार फ्रांस। अभी फिर क्या हुआ, दूसरा लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी कब आता है, 1920 सेंचुरी, नाम में लेबर पार्टी है। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म, मार्क्सिज्म उसका इन्फ्लुएंस आएगा, वर्किंग क्लास का पावर बढ़ेगा, ट्रेड यूनियन मूवमेंट होगा। तो 1900 से लेकर के अर्ली 20th सेंचुरी में लेबर पार्टी का फॉर्मेशन होता है। तो एक नया फैक्शन ग्रुप बनता है, तो लेबर हो गया। और उसी समय 1912 के अंदर में कंजर्वेटिव ब्लॉक इंटीग्रेट हो जाता है। तो लेबर और कंजर्वेटिव हो गया। तो ये दो सिस्टम है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अभी। मेजर और भी पार्टी है लेकिन मेजर यही दो। तो ये चार्टिस्ट मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था, व्हेन दे वर डिमांडिंग कि फ्री ट्रेड सपोर्ट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंगली ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली डिक्रीज होना चाहिए और वर्किंग वर्किंग राइट्स बढ़ना चाहिए वर्कर लोग का। तो ये इसी समय हुआ था। और विक समय से बात करेंगे लेबर रिफॉर्म और बाकी रिफॉर्म का। अब आता है चार्टिस्ट मूवमेंट। अब हम लोग बात कर ले पर मैं चार्टिस्ट मूवमेंट, तो उसका डिटेल में बात करें चार्टिस्ट मूवमेंट है क्या, क्योंकि उसी में हो रहा था। तो इट डिराइव्ड फ्रॉम पीपल्स चार्टर 1838। क्यों? क्योंकि 1832 में रिफॉर्म आता है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा उठता है कि क्या क्या और होना चाहिए रिफॉर्म हर एक स्पीड में, चाहे वो एडल्ट फ्रेंचाइज में हो, किसको वोटिंग मिलना चाहिए, किसको प्रॉपर्टी के हिसाब से मिलना चाहिए, कि जेंडर भी होना चाहिए, कि क्लास के हिसाब से होना, कैसे होना चाहिए, तो मुद्दा उठता है। तो
पीपल चार्टर बनता है 38 में, दे वर क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग 32 रिफॉर्म 1832 वाला। तो वो बोलते हैं कि 6 रिफॉर्म और आना चाहिए, सीक्रेट बैलेट, 21 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं सबको वोट दे सकते हैं, और कोई भी प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन है। तो और देख रहे हैं कि धीरे धीरे दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स। अश्योर्ड सैलरी एमपी को मिलना चाहिए ताकि वो ऑनेस्ट मैनर से काम कर सके। पहले क्या होता था कि एमपी को मिलता था सैलरी फ्रॉम द लॉबी, फ्रॉम द होता है ना, कंपनीज दे रहे हैं या फिर किसी के थ्रू मिल रहे हैं, तो अश्योर्ड सैलरी होना चाहिए। पार्ट टाइम एमपी थे, अब लेकिन अश्योर्ड सैलरी होना चाहिए। इक्वल कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए ताकि इलेक्टर सेम होना। रॉट एंड बोरो है, कम इलेक्टर है लेकिन पावर ज्यादा है, वो खत्म होना चाहिए। एनुअल पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो इवॉल्व हो रहा है ना। एक अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने इवॉल्व हो रहा है, कहीं प्रेसिडेंट सेट नहीं है वर्ल्ड में। हम लोग को प्रेसिडेंट बहुत चीज का मिल जो, उन लोग तो खुद से इवॉल्व करा रहे हैं बहुत चीज को, तो डिफिकल्ट है। तो एक हिट एंड ट्रायल। तो वर्किंग क्लास, फर्स्ट वर्किंग क्लास मूवमेंट बोलते हैं, जो ब्रॉड नेशनल अवेयरनेस था 1848 रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर में। वही वर्किंग क्लास मूवमेंट जो था वो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन ब्रिटेन के अंदर में प्रमोट हुआ, और वही डिमांड करते चार्टिस्ट मूवमेंट। तो 32 और 67 एक्ट के बीच में जो फेज था वो ये सब चल रहा है बीच में, कि दे वर डिमांडिंग मोर, और इसी के थ्रू वो इंस्टीट्यूशनल मेकिंग काम कर रहे थे। नए नए लोग आ रहे थे, एंड दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स, और दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल न्यू मॉडर्न यूनियन, यूनियन बढ़ता है, उसका दो रूट होता है, पॉलिटिकल रूट्स और इकोनॉमिक रूट्स। यूनियन कैसे बनता है और ट्रेड यूनियन कैसे बढ़ता है? तो पॉलिटिकल रूट वी हैव डिस्कस 1832 का रिफॉर्म के कारण हुआ, कहीं ना कहीं राइट्स मिला, वहां पर क्रिटिसिज्म हुआ, डिलिब्रेशन हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन एक्ट जो 1799 का था, यूनियन हटा दिया गया था, 1824 में वापस यूनियन ला दिया गया था, तो यूनियन बढ़ा वहां से। पुअर लॉ 1834 जब लाया गया, जिसमें सरकार का मानना यह था कि एक घर बनाएंगे जहां पर पुअर पीपल को रखेंगे ताकि वो काम कर सके। तो उस पर क्वेश्चन उठाता है हाइजीन कैसा होना चाहिए, वर्किंग क्लास का कैसा होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल रूट्स हो गया। प्लस जो विग्स एंड टोरी, उसके बीच में डिवीजन, अलग अलग सोच, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके कारण भी हुआ। इकोनॉमिक रूट हो गया, सेकंड आईआर चल रहा है, हर जगह कंट्री के अंदर जा रहा है, जर्मनी के अंदर जा रहा है, इटली के अंदर जा रहा है, और कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है। फिजिकल क्राइसिस हो रहा है उस समय, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं कि मोनोपोली टूटता है, उसी कारण भी हो गया। प्लस कॉर्न लॉ क्यों हुआ था? जब यूरोप के अंदर वॉर चलता है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉर्न लॉ पास करते हैं, क्योंकि जो नेपोलियन है वो कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट कर देते हैं, हम लोग देखे थे। ब्रिटिश एक्टेड थ्रू द नेवी अगेंस्ट द नेपोलियन, नेपोलियन कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉर्न इंपोर्ट कहीं ना कहीं इशू होता है, और वो चाहते हैं कि कॉर्न जो प्राइसेस है वो कंट्रोल कर सके, दैट इज ए कॉर्न लॉ पास करते हैं। और उस पर क्वेश्चन क्यों उठता है? क्योंकि क्या सरकार का इंटरवेंशन जरूरी है ब्रिटिश बिजनेस के अंदर में? तो ये क्वेश्चन उठता है, क्या लार्जेस्ट फेयर इसमें भी होना चाहिए? तो इस पे क्वेश्चन उठता है। प्लस अबॉलिशन ऑफ टैक्स 1816 के अंदर, पूरा टैक्स, इनकम टैक्स को खत्म कर देता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। उससे क्या होता है, जो पुअर है उनको इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू रिच सेक्शन। तो इसी कारण इकोनॉमिक रूट से, तो ये ट्रेड यूनियनिज्म जो बोलते हैं 1832 और 67 के बीच में, 67 में और राइट जो मिला उसके बीच में ये चल रहा है। अब क्या हो रहा है उसके अंदर में, अलग अलग थिंकर है। ओवेन, रॉबर्ट ओवेन, जो हम लोग डिस्कस किए थे रिगार्डिंग सोशलिज्म, कि रॉबर्ट ओवेन बात करते थे विद, अब सोशलिज्म के अंदर में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थिंकर है। तो उसमें एक थिंकर है जो आइडियल स्टेट का बात करते हैं, कोऑपरेटिव मेथड की बात करते हैं, वो ओवेनिज्म हो गया, कि एक ऐसा सिस्टम बना है जिसमें सबको कोऑपरेट करे, सबको वही गुड्स को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे जो जरूरत है, रादर देन प्रॉफिट। वी हैव टू फोकस ऑन कोऑपरेटिव मेथड। तो कोऑपरेटिव मॉडल के हिसाब से बनाते भी हैं। उसके बाद फिर, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाता है, लेकिन वो इंस्पायर करता है पीपल्स चार्टर 1838 को, जो हम लोग ऊपर पढ़े यहाँ पर, विच वर डिलिबरेटिंग ऑन द इश्यूज विच वॉज देयर इन 1832 रिफॉर्म एक्ट। अब उस वो पीपल चार्टर बनता है जिसमें 1.5 लाख लोग आते हैं, पेटिशन साइन करते हैं, और एक तरह से 1.3 वर्किंग क्लास, 1.3 मिलियन, 13 लाख लोग उसको सपोर्ट करते हैं, और वो भेजते हैं पार्लियामेंट को कि भाई आप रिफॉर्म लेके आइए, लेकिन पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देता है। फिर 1848 में जब एक इलेक्शन होता है जिसमें जो ओ कॉर्नर, नाम एग्जैक्टली है फर्गस ओ कॉर्नर, वो चेयरमैन चार्टिज्म के बहुत फेमस, चार्टिज्म पढ़े ना, तो उसके लीडर होता है। वो बेसिकली जीतते हैं इलेक्शन के अंदर में, और वो जीतने के बाद, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जेपी आंदोलन हो गया ना, जेपी मूवमेंट, तो बेसिकली जीत वैसी फर्गस वो कॉर्नर हो गया कि चार्टिज्म के लीडर होते, ही इमर्ज द पावरफुल फोर्स। वो बात करते हैं कि कैसे वर्किंग क्लास का रोल होना चाहिए, कैसे रिफॉर्म आना चाहिए, वो बात करते हैं 1848 में। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि व्हेन दे वर डिलिबरेटिंग ऑन दैट आइडियाज, फिर से वो भेजते हैं
फिर से डिसाइड होता है, फिर लोग साइन करते हैं। सेकंड रिपोर्ट में 3 मिलियन 30 लाख लोग साइन करते हैं। पहला बार में 1,50,000 था साइन किया हुआ, करते हैं ना साइन, भेजते हैं, हाँ, आज भी करते हैं जैसे हम लोग वैसे ही भेजते हैं। इट वॉज अगेन रिजेक्टेड पार्लियामेंट। तो ये दिखाते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्टैंड था वो कहीं ना कहीं अकोमोडेटिव स्टैंड नहीं था। कहीं ना कहीं एक तरह से उनका था कि इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल क्लास और जो बिजनेस क्लास है उनका हैम्पर होगा प्रिविलेजेस। और उन्होंने क्या किया, डबल डाउन किया। जैसे अमेरिकन के खिलाफ भी किया था वैसे ही डबल डाउन यहाँ भी किया। क्या किया, सेडिशस कर दिया, मीटिंग को बैंड कर दिया। और धीरे धीरे चार्टिज्म मूवमेंट है उनका सक्सेसफुल हो नहीं पाया क्योंकि उसमें रिवोल्यूशनरी आइडिया नहीं था ब्रिटेन के अंदर में। ब्रिटेन क्या कर रहे थे, स्लो रिफॉर्म लेके आ रहे थे, कहीं ना कहीं एकदम स्लो स्लो रिफॉर्म आ रहा है। हम लोग जो बात करें 1832 का 67 का जो बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन बीच में और भी रिफॉर्म है यहाँ पर 35 में है, हाँ 35 में है और 36 में है। दो रिफॉर्म छोटे छोटे और भी रिफॉर्म है, क्या है तो स्लो। उससे क्या होता है कि जो रेडिकलिज्म वो कम हो जाता है, तो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं प्लेकेड हो जाता है। तो बेसिकली इंडिविजुअल के ऊपर था, फर्गेस और कॉर्नर वो डेथ हो गए तो ये मूवमेंट भी कम हो गया। वायलेंस एक तरह से कुछ कुछ जगह यूज किया गया, तो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी सेक्शन ऑफ लोग थे वो चाह नहीं रहे थे वायलेंस हो ऐसा हो। प्लस फैक्शनलिज्म आ गया, तो मूवमेंट चार्टिज्म मूवमेंट धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन आज भी चार्टिज्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ट्रेड यूनियन को प्रमोट किया, वो यूनियनाइजेशन को प्रमोट किया, वर्किंग क्लास को प्रमोट किया। दूसरा वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर 1867 रिफॉर्म को, जिसमें हर एक इंसान, हर एक मेल को, उसे वीमेन को नहीं मिला, हर एक मेल को फुल सफरेज मिला, वर्किंग क्लास को मिला, पुअर को मिला, पेजेंट को मिला, हर को वोटिंग राइट्स मिला। ये चार्टिज्म कार्य मिला। प्लस एक न्यूज़पेपर के थ्रू कैसे करते, तो ये देखा था मैं, पुअर मैन गार्जियन एक न्यूज़पेपर का नाम है, वो सक्सेसफुल हो पाया न्यूज़पेपर उस समय। वो बात कर रहा था सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास के ऊपर में। तो कैसे आइडिया है, मीडिया का क्या रोल है, कैसे न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग आइडिया प्रमोट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट। और इसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो इंडिया में भी है। दैट इज वाई राजा राम मोहन राय बात करते हैं कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं जो एन एम लोखंडे का बात करते हैं कि कैसे फैक्ट्री एक्ट इंडिया में बनना चाहिए, तो 1867 वहां पर भी आता है, तो 1881 इंडिया में भी आता है फैक्ट्री एक्ट। पहले इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि पहले वहीं से होगा ना, अवेयरनेस वहां पर ज्यादा है, वहां पहले होगा, इंस्पायर इंडिया में बाद में होंगे, तो 1881 में इंडिया में होता है। फैक्ट्रीज एक्ट हो गया 1881 82 में। दूसरा, दे वर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वर्किंग क्लास इन द स्पेसिफिक कंट्री, वो हर जगह बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे इंपीरियलिज्म के खिलाफ बात कर रहे थे, वो दे वर अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन। प्लस दे वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म वर्किंग क्लास का, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, टोटल वेलफेयर का बात होना चाहिए। इसकी उसकी उसी का इंस्पिरेशन के बाद ही एजुकेशन एक्ट आता है, जिसमें बात होता है कि हर एक बच्चे को पब्लिक एजुकेशन मिलेगा फ्री। एग्जाम्पल अगर कुछ शॉर्ट वर्जन ऑफ आरटी हो गया एक तरह से उस समय के हिसाब से। 10 आवर एक्ट आता है, इसमें हर बच्चे जो हर लोग है 10 घंटे से ऊपर काम नहीं करेंगे, एक दिन छुट्टी ही मिलेगा। पब्लिक हेल्थ एक्ट, जिसमें एक बर्थ और डेथ और प्लस सेंसस होगा, प्लस जो भी मेडिसिन अवेलेबल होगा वो कहने के हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उस पर काम होगा, इंश्योरेंस मिलेगा। नेशनल इंश्योरेंस एक्ट, अगर वर्कर मर जाते हैं, डेथ हो जाता है उनको ड्यूरिंग द वर्क, उनको पैसा मिलेगा। ये सब पहले नहीं था, ये सब दे वर इंस्पायर्ड, दीज एक्ट वर इंस्पिरेशन फ्रॉम द चार्टिस्ट मूवमेंट जो हम लोग देखते हैं 1840s 50s 60s के समय में। प्लस इनका जो आइडियाज था कि सबको मिलना चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन हो नहीं पाया। 67 में सिर्फ और सिर्फ मेल को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आइडियाज पर्कुलेट किया और लास्ट में 1928 में विमेन को पूरा मिला। तो विमेन को मिला 1928 में, मेल को मिला 1867 में, और वर्किंग क्लास को मिला 1867 में, और इंडस्ट्रियल क्लास को मिला 1832 में। ये एक इवोल्यूशन हुआ है पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म का ब्रिटेन के अंदर में। तो एक बेसिक एक चार्टिस्ट मूवमेंट हो गया। इसका इंस्पिरेशन इंडिया के अंदर में फैक्ट्री एक्ट हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं यूनियन, और हम लोग बात एन एम लोखंडे हो गया, बॉम्बे कॉटन मिल हो गया, या फिर आसाम टी प्लांटेशन हो गया, जहां पर अमृता बाजार पत्रिका बात कर रहे हैं कि कैसे जो ब्रिटिशर प्लांटर है वो कैसे हार्म कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं राइट्स को। वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि ब्रिटिश के अंदर में विग्स हैं, टोरीज हैं, वो कैसे डिमांड करे, तो वो भी रेफरेंस है इंडिया के अंदर में, पेपर के अंदर में। तो बेसिकली वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो लीगल अवेयर है वहां पर भी। इसलिए जो लॉयर होते थे पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर में, देवर मोर अवेयर कि लीगली कि क्या चल रहा है बाकी कंट्री के अंदर में, और देवर ट्राइंग टू यूज दैट काइंड ऑफ अ लीगल थिंकिंग और अवेयरनेस इनटू द इंडियन सिस्टम विद इन द ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट। तो ये था। अब आते हैं लास्ट, फ्री ट्रेड है। तो हम लोग ऊपर डिस्कस किया रिफॉर्म एक्ट, अलग अलग रिफॉर्म एक्ट, उसके अंदर चार्टिस्ट मूवमेंट हो गया, कैसे इंस्पायर किया इंडिया में कंटेक्स्ट में। अब फ्री ट्रेडर,
फ्री ट्रेडर नाम में ये इसमें कि दे वर अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ द ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ और कुछ और चाइना के साथ। लेकिन 33 में धीरे धीरे मोनोपोली खत्म हो रहा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर हो रहा है, चार्टिस्ट मूवमेंट बढ़ते आ रहा है और फ्री ट्रेडर बढ़ते आ रहा है, उसी समय होते आ रहा है। तो स्लोली दे वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट मर्केंटिलिज्म। दूसरा, गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द ट्रेड, अब वो मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ एडम स्मिथ, जो इकोनॉमिक में भी है रिगार्डिंग द कैपिटलिज्म। जेरेमी बेंथन और जेएस मिल जो यूटिलिटी को प्रमोट करते हैं, आइडियाज की ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, यही सही होना चाहिए लॉ एज कंपेयर टू माइनॉरिटी को मिले। हर जन को खुश नहीं रख सकते, मैक्सिमम जन को खुश रख सकते। तो लॉ का भी जो एंड रिजल्ट होना चाहिए वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द हैप्पीनेस होना चाहिए। इसी पर तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट विल लीस्ट इंटरफेयर इनटू द सिस्टम एंड बिजनेसेस। तो उसी समय ही एक तरह से बोल सकते हैं कि अलग अलग ट्रेडिंग सिटी इमर्ज हो रहा है, बिजनेस क्लास का पावर बढ़ते जा रहा है और फ्री ट्रेडर बढ़ते जा रहे हैं, और वो डिमांड करते हैं सरकार से कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कम करें, प्रिविलेज कम करें, और स्लोली उसमें होता होता है। और द इकोनॉमिक्स जो मैगजीन है वो 1843 में स्टैब्लिश होता है, आज का जो द इकोनॉमिक्स मैगजीन है। और वो बात करते हैं लिबरल आइडियाज प्रमोट करना, बात करते हैं वो बात करते हैं कि जो फ्री ट्रेडर को सपोर्ट करते हैं कि ईस्ट इंडिया का पावर कम होना चाहिए, और जो फ्री ट्रेडर है, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग क्लास हो गया, इंडस्ट्रियल क्लास हो गया, बिजनेस क्लास हो गया, मर्चेंट क्लास हो गया, फिर स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्लासेस हो गया, लॉयर क्लासेस, दे वर सपोर्टिंग दैट कि उनको आइडिया होना चाहिए, वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सके। प्लस दे वर अगेंस्ट द कॉर्न लॉस, जो हम लोग बात किए थे। कॉर्न लॉस क्या था? नेपोलियन वॉर के अंदर ब्रिटिश डिड नॉट इंपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन फ्रॉम यूरोप। दूसरा, क्योंकि ग्रेन प्राइस वॉज हाई, और उस समय क्या होता कि जो लोकल ग्रेन प्राइस था वो हाई था, और ब्रिटिश इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दूसरा कि कॉन्टिनेंटल ब्लोकेड भी था। तो क्या करते थे कि वो इम्पोज कर दे, बैन इम्पोज कर दे कि इससे ऊपर आप नहीं खरीद सकते, बेच सकते हैं। तो मेनी ऑफ द पीपल वे बेनिफिटिंग, लेकिन लेटर ऑन दे वर क्रिटिसाइजिंग लॉ कि फ्री ट्रेड प्रमोट करना जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना इकोनॉमी के अंदर शुड बी वेरी लेस। दैट इज वाई 1946 में आते 1846 में आते कॉर्न लॉज वे रिपीट, खत्म कर दिया उन्होंने। फर्दर बोल सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड पॉलिसीज था उससे क्या हुआ, हर एक कंट्री के बीच में, कंट्री के विद इन स्टेट के बीच में, कुछ काउंटी के बीच में टैरिफ कम हुआ, कस्टम ड्यूटी कम हुआ, और स्लोली ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। और उसका जो आइडियाज था फ्री ट्रेड का आइडियाज वो हर जगह गया। फॉर एग्जाम्पल वो इंस्पायर किया जर्मनी के अंदर में, प्रूशियन कंट्री के अंदर में जोलोवेरिन जो है वो एक जर्मन कस्टम है। अलग अलग बावेरिया हो गया और अलग अलग जो स्टेट्स थे जर्मनी के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स थे, आपस में अलग अलग कस्टम यूनियन था, उनका अपना अपना कस्टम यूनियन था, और उसका अपना एक ट्रेड था, टैरिफ था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी था। तो वो जोरोबिन कस्टम यूनियन ने बात कर रहा था कि एक इंटीग्रेशन ऑफ द होल प्रोविशन इकोनॉमी होना चाहिए, और यही रूट है जर्मन यूनिफिकेशन का। तो कहीं से सोचो कैसे इंस्पायर कर रहा है फ्री ट्रेडर ऑफ द ब्रिटेन, हाउ इट इज इंस्पायरिंग द जर्मन कस्टम यूनियन, स्लोली हाउ इट इज इंस्पायरिंग द फ्रांस ऑफ का अंदर में चेंजेस आ रहा है। एफटीए का जो हम लोग आज बात करते हो, कहीं ना कहीं उसका इंस्पिरेशन कॉल्बर्न कैवलियर कमर्शियल ट्रीटी था फ्रांस एंड ब्रिटेन का। वो एक पहला ट्रीटी था जिसमें बात किया दोनों कंट्री के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड पॉलिसी प्रमोट करे, हर एक एस्पेक्ट में टैरिफ कम करे, और दोनों एक दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करे। तो आज का जो एफटीए जो है उसका भी इंस्पिरेशन है। तो फ्री ट्रेडर का जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश चार्टिज्म मूवमेंट की बात करते हैं, ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, तो ब्रिटेन का ही इंस्पिरेशन आज कहीं ना कहीं। लेकिन बायस कुछ होगा, हर कोई परफेक्ट नहीं है। तो फ्री ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे थे ब्रिटिश के अंदर में, यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कभी बात नहीं कर रहे थे कि इंडियन को मिलना चाहिए, जो फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट है इंडियन को भी मिलना चाहिए, इंडियन इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। वो तो स्लो वी कैन से दैट ब्रिटिश वेर कमिटेड टू द फ्री ट्रेड, बट जो स्क्यूड था, फ्रांस के साथ स्क्यूड था, फ्रांस के साथ था, जर्मनी के साथ था, लेकिन इंडिया के साथ कहाँ था। डच ऑलरेडी इंपेरियल पावर थे इन इंडोनेशिया, ब्रिटिश ऑलरेडी इंपेरियल पावर थे इंडिया के उस समय तक। 1830s 40s में क्या होता है, डलहौजी आता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, और सिख खत्म हो चुका है, सिख एम्पायर खत्म हो चुका है, रणजीत सिंह नहीं है, अब मराठास भी नहीं है, मैसूर भी नहीं है, और कहीं ना कहीं नॉर्दर्न इंडिया के पावरफुल बन चुके हैं उस समय तक आते आते। 1857 के बाद रिवोल्ट होता है, और एक ब्रिटिश जो एम्पायर है वो क्रिएट होता है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ही फोर्स करते हैं पॉलिसीज को 1857 के बाद, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बाद से। तो वी कैन से
कि जो फ्री ट्रेडिंग जो था इट वाज ओनली फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट, इट इज नॉट फॉर द कॉलोनीज। स्लोली जो चार्टिज्म था इट वाज ओनली फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट। जो इंडस्ट्रियल क्लास थे दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर कंसेशन फ्रॉम द ब्रिटेन, नॉट फॉर द इंडियन जो इंडस्ट्री क्लास थे उन लोग के लिए। प्लस जो रिफॉर्म था दे वर डिमांडिंग फॉर द रिफॉर्म विद इन द कंट्री, दे वर नॉट डिमांडिंग कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियन क्लासेस। तो जो भी हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं यूरो सेंट्रिक है। तो एक एग्जैक्ट क्वेश्चन डाल देगा। So, starting with the first, discuss the significance of Reform Act 1832 in context of British political evolution। तब we have discussed कि political evolution कैसे होता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आते हैं, वो बेसिकली एडल्ट फ्रेंचाइज को बढ़ाते हैं, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्लास मिडिल क्लास आते हैं, रॉट एंड बरो कम करते हैं, इलेक्टोरल के अंदर में चेंजेस, वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर कैसा होना चाहिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, हाउ इट इम्पैक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। तो ब्रिटिश सोसाइटी मोर एंड मोर सिटीजन अवेयर हुए, वो बेसिकली मीडिया के थ्रू, जैसे पुअर मैन गार्जियन का हो गया या फिर इकोनॉमिक्स का बात हो गया, ट्रेडिंग फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट बढ़ता है, प्लस चार्टिज्म मूवमेंट बढ़ता है, यहाँ पर ट्रेड यूनियनिज्म बढ़ता है, सोसाइटी के अंदर में डिफरेंसेस है, लोग बात कर पा रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होता है। तो इसको जोड़ सकते हैं। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी ना, इसमें सोशल होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक होगा, तीन स्ट्रक्चर में तोड़ सकते हैं। एग्जामिन द इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट पास इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो फैक्ट्री एक्ट पास होता है, इंडिया में पास होता है। हाउ दिस एक्ट रिफ्लेक्टेड चेंज इन एटीट्यूड ऑफ लेबर राइट्स एंड वेलफेयर। तो लेबर राइट्स शुरू का जो बोलेंगे 32 का रिफॉर्म था, इट वाज ओनली फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल क्लास इंटरेस्ट। स्लोली द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकेम कंपेल्ड टू इन्फोर्स लेबर राइट टू प्रमोट द आइडिया ऑफ यूनियनिज्म और लेबर राइट सो दैट लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तभी भी उनका सोच था जो था वो कहने के लिबरल एटीट्यूड इसलिए था कि वो मैक्सिमाइज कर दे प्रॉफिट को, इकोनॉमिक प्रॉफिट को। अनटिल अनलेस देयर वाज आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एज वेल एज जो मार्क्सिस्ट आइडिया जो कार्ल मार्क्स का आ रहा था, डास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो थोड़ा सा हिलाया। उसके बाद लेबर राइट्स यूनिफॉर्म बन गया, वो ब्रॉडन हो गया, जिसमें एजुकेशन आता है, पब्लिक हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस। तब 1870s में आता है ये सब चीज, पहले इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि पहले सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहे थे, वो इकोनॉमिक बात कर रहे थे, वो सोशल एस्पेक्ट बात ही नहीं कर रहे थे। तो बाद में लेबर राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो 360 डिग्री बढ़ गया। लेकिन तब भी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लिए, वो इंडिया का हिसाब से अगर बोला जाए तो अभी भी स्क्यूड है। इंडिया में जो रेलवेज है और जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में था, टेलीग्राम में इन्वेस्टेड था, टेलीग्राफ में था, कस्टम जो ड्यूटी लगता था इंडिया में, वो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था, एक्सपोर्ट में ज्यादा लग रहा था, इंपोर्ट में कम लग रहा था। तो जो लेबर राइट्स और वेलफेयरिज्म है, इट इज ओनली टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट। एनालाइज द रोल ऑफ द पुअर लॉ अमेंडमेंट 1834 का वेलफेयर सिस्टम के अंदर। पुअर लॉ इट वाज पास सो दैट जो पॉवर्टी है उसको कम कर सके। पुअर को एक मनरेगा टाइप का स्कीम लगाया, लेकिन फोर्स मनरेगा था, यहाँ तो वॉलंटरी है, वहां तक सबको एक रखे, एक ही घर में वर्किंग हाउस को रखे और बैन कर दे, बेगिंग बैन कर दे, और कहीं भी आप कोई बिना काम को बैन कर दे, कोई रह नहीं सकते बिना काम करके, सबको काम करना ही है। तो वॉलंटरी नहीं था, वो फोर्सफुली था, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी था अगेंस्ट द पुअर क्लास। और उसका इंटेंडेंट गोल था कि सबको नौकरी मिले, लेकिन नौकरी तभी मिल सकता है जब नौकरी क्रिएट हो, और दूसरा चीज की नौकरी जो हो वो सेफ एंड सिक्योर हो। ऐसा तो है नहीं, चेंजेस हो रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर में, प्लस जो वर्किंग राइट्स है वो भी उस समय तक नहीं मिला है। दूसरा चीज की जो सेफ्टी हैजार्ड वो भी फॉलो नहीं हो पा रहा है, 10 घंटा काम कर रहा है, 14 घंटा काम कर रहा है। लेकिन स्लोली 1820s में 24 में कॉम्बिनेशन एक्ट आता है जो यूनियनाइजेशन को प्रमोट करता है, और स्लोली यूनियन का जो पावर बढ़ता है। तो दैट इज वाई धीरे धीरे जो पुअर लॉ है और बाकी इसके क्रिटिसिज्म होता है, और स्लोली वर्किंग क्लास का कहीं ना कहीं यहाँ राइट्स पे मेन अमेंड होता है। इंटेंडेड गोल जिसे पूछा हुआ है, तो इंटेंडेड गोल क्या था उस अमेंडमेंट इंटरनेट का? गोल था कि सबको एक तरह से जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस कर सके, डिक्रीज कर सके, और जो वर्किंग क्लास जो जो पेजेंट क्लास जो माइग्रेट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं स्लम्स में रह रहे थे। तो एक घर बनना चाहिए, वर्किंग हाउसेस बनना चाहिए, फ्लैट सिस्टम आज बोलते हैं, जो फ्लैट कॉन्सेप्ट वहीं से है कि फ्लैट बनना चाहिए ताकि जगह कम लेते हैं ना, और फैक्ट्री के बगल में रहेंगे और एक के ऊपर एक रहेंगे। तो उस समय पब्लिक टॉयलेट की बात होता था, हर घर में टॉयलेट नहीं था, एक ही टॉयलेट कंबाइंड टॉयलेट होगा और एक फ्लैट सिस्टम रहेगा। तो पुअर हाउसेस वर बिल्ट। पुअर लॉ में अंदर में उन्होंने बोला कि आपको रहना ही है, पर आप कहीं और नहीं रह सकते अलग से। तो भी हर चीज में रेगुलेशन था वर्किंग क्लास के ऊपर में। इंटेंडेंट गोल था
था कि वो को नौकरी मिले, वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन कैसे आ जाएगा अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, वे मिनिमम वेजेज ही नहीं है, तो कैसे आ जाए? तो इंडियन कोल नहीं आ पाया। लेकिन बाद में जब वर्किंग क्लास का पावर बढ़ा, वो इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस और रिपील ऑफ कॉर्न लॉ को रिपील करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्रिटिसिज्म था कि सरकार को हर जगह इंटरवीन नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग द प्राइसेस। जैसे ये उस समय का एक तरह से एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट होगा एक तरह से, कॉर्न लॉ, वो प्राइसेस को कैप कर देते एक तरह से। व्हाट आर द इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट लेड टू रिपील? इकोनॉमिक, एडम स्मिथ का थॉट, प्लस देवर क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग अ फ्री ट्रेड चार्टिस्ट मूवमेंट। पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, जब जब पावर में टोरी और बाकी कंजर्वेटिव ब्लॉक आ रहे थे, दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर कि फ्री ट्रेडर, दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर पॉलिटिकल राइट्स, कि कैसे सोसाइटी के अंदर में सरकार का रोल इंटरवेंशन में कम होना चाहिए। ईआईसी का कम हुआ पावर, बोल सकते हैं मोनोपोलाइजेशन का पावर कम हुआ, प्लस वेलफेयरिज्म सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, प्राइसिंग में नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने सपोर्ट में किया, सिर्फ पब्लिक हेल्थ हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, वैसे। डिस्कस द रोल ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन रिफॉर्म, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। डिस्कस द रोल, एजुकेशन एक्ट से क्या हुआ कि मोर एंड मोर वर्किंग क्लास अवेयर हुए, द डिमांडिंग मोर एंड मोर, और लेबर यूनियन तभी फॉर्म होता है, तभी लेबर जो पार्टी है बाद में फॉर्म होता है, क्योंकि अवेयरनेस ही होता है, अवेयरनेस हो गया, पॉलिटिकल राइट्स होता है। तो नींव जो रखा है वो 1832 रिफॉर्म एक्ट है। और यहाँ पर इमेंसिपेशन एक्ट, कैथलिक इमेंसिपेशन एक्ट और एजुकेशन एक्ट, ये कहीं ना कहीं शेप किया कैसे कि कैथलिक, उसके अंदर में जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको पावर मिलना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। 32 में तब भी उनको वोटिंग राइट्स ने बाद में आया, प्लस जो उनका जो प्रिविलेज था वो कहीं ना कहीं कम किया गया चर्चेस का। एजुकेशन के अंदर में पब्लिक एजुकेशन का बात किया गया, मास एजुकेशन का बात किया गया उस समय, और स्लोली इससे अवेयरनेस बढ़ा और पॉलिटिकल रिफॉर्म का बात हुआ और चर्चेस का पावर कम हुआ, और ऐसे करके वी कैन कंक्लूड। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। एनी क्वेश्चन मानसी? Thank you everyone. We will take up next set of ideas in world history. Do subscribe to Answer.